ट्वेल्थ फिजिक्स न्यूक्लियाई कंटिन्यू। प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस के संबंध में रेडियो एक्टिविटी जैसा ज्ञान ले लेने के बाद और फिर उसके अंदर उसके आइसोटोप्स, आइसोबार्स एटसेट्रा, यहाँ तक कि अल्फा, बीटा एंड डीके का एक ग्रेट एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ चुका है। प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस को और अधिक समझते चले जाएं एंड राइट द नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, शेप, रेड शेप, साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। शेप, कॉमा, साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद शॉर्ट हेडिंग डालेंगे, शेप। तो 10⁻⁻15 मीटर होने के कारण, अति सूक्ष्म होने के कारण स्फेरिसिटी के ही चांसेस बनते हैं। मोस्टली न्यूक्लियस स्फेरिकल ही होंगे। जो ज़्यादा हैवी होगा, जिसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, पर ये डेविएशन ना के बराबर ही होगा। ओके, तो राइट द स्टेटमेंट। मोस्टली न्यूक्लियाई are spherical in shape. Some heavy nuclei can deviate from sphericity, but this deviation is less than 10%. दोबारा सुन लेना, लिख के तब आगे सुना। ओके, यहां तो अपडेट कर लें पहले। साइज, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज मास नंबर। अगर न्यूक्लियस की रेडियस r हो तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4.3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ये तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, 4.3 पाई इज आल्सो कांस्टेंट, सो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised power 1/3 और दिस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो हटा देने से r इक्वल टू r नॉट ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इंटू a रेज पावर 1/3। दिस कांस्टेंट इज 1.1 और 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। प्यारे बच्चों, अगर मास नंबर 27 गुना 27 टाइम्स ज्यादा हो जाए, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 27 गुना ज्यादा हो जाए, तो सर क्यूब रूट सिर्फ 3 गुना ही रेडियस बढ़ेगी। बस न्यूक्लियस का साइज बहुत ही जरा सा बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स चाहिए। ये इस बात से सिद्ध हो रहा है। तो ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल नंबर, यानी कि इसमें कुछ की गुणा हो जाएगी बस, यानी इस रेंज का साइज न्यूक्लियस का होगा। नेक्स्ट, डेंसिटी, शॉर्ट हेडिंग डेंसिटी। न्यूक्लियस जो कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से मिलकर बना होता है। और दोनों का मास एक्यूरेट एक जैसा भी नहीं होता, पर ऑलमोस्ट एक ही होता है, क्योंकि 10⁻⁻27 kg दोनों का सेम ऑर्डर है। तो हर न्यूक्लियॉन का मास m मान लीजिए, तो m इज द मास ऑफ
one nucleon, not nucleus. Atomic number Z and mass number A means Z protons are there in equilibrium outside the nucleus, Z electrons also available in revolving state, and A minus Z is neutrons inside it, and A total nucleons are inside this. So density of nucleus equal to mass upon volume. m है वन न्यूक्लियन का मास और कुल न्यूक्लियन है a, तो m a टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम 4.3 पाई r क्यूब इक्वल्स 3 पर पहुंच जाए 3ma अपॉन 4 पाई r क्यूब r अभी आपने देखा r नॉट इंटू a रेज़ पावर 1/3. So density of nucleus continue 3 into m into a upon 4 pi r naught cube and a कैंसिल, और कैंसिल से आप समझ जाइए मास नंबर कुछ भी हो उसको तो कटना है. मास नंबर ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और नंबर न्यूक्लियंस मीन्स बड़ा होना है छोटा होना. मास अलग अलग हो सकता है, साइज अलग अलग हो सकता है, पर डेंसिटी बिल्कुल फिक्स. और जरा कैलकुलेशन करके देखिए तो भी आपके भूल जाएंगे. 3 into 1.7 into 10 power minus 27 average, okay, this cancel upon 4 into 3.14 into 1.1 into 10 power minus 15 whole cube. मोटे मोटे तौर पे ये तो लगभग कट सही है, ये 0.4 के आसपास आ जाएगा. ठीक है, ये कुछ 1 से ज़्यादा यहाँ पे आएगा, तो 4 से डिवाइड दोगे तो कुछ कम आ जाएगा 3 के हेर फेर में. जो ये भी है ना, फिर 3 कर ही देगा उसको, लगभग 3 अप्रॉक्सीमेटली. और -45 ऊपर जाएगा +45, और 45 माइनस दिस कितना जाएगा इंटू 10 रेज़ पावर 18 से 18, ये आ जाएगा लगभग. पर इसका वो भी तो होगा क्यूब, ये थोड़ा और कम बैठेगा, ये 17 हो जाएगा, तब जाएगी 2.99 है 3 के हेर फेर में kg पर मीटर क्यूब. वैसे ध्यान रखना 10 पावर 17 का आपको. ये डेंसिटी न्यूक्लियस की है जो कि भयंकर है. 10 पावर 3 यानी 1000 होती है वाटर की, उसको देख लो कितने गुना ज्यादा. सबसे ज्यादा डेंसिव पार्ट है न्यूक्लियस. ओके प्यारे बच्चों, कई टाइम से बात चल रही थी कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स की तो छोड़ो, चलो प्रोटॉन्स के बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिपल्स होके ये प्रोटॉन्स दूर दूर क्यों नहीं चले जा रहे हैं. 2 प्रोटॉन एक पास नहीं रह सकते, इतने सारे प्रोटॉन्स कैसे ये एक साथ एग्जिस्ट हैं. हाउ न्यूक्लियस इज एग्जिस्ट. प्यारे बच्चों, अगर आइंस्टीन की इक्वेशन के ऊपर थोड़ा डीपली विचार करें
तो मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला इज E इक्वल टू mc स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यहाँ कहीं ना कहीं मास में कमी हो रही है, उसके बदले एनर्जी क्रिएट हो रही है जो इनको बाइंड करके रखी। ओके प्यारे बच्चों, इन न्यूक्लियॉन्स के मासेस को जोड़ दो तो पूरा न्यूक्लियस का मास आ जाना चाहिए, जो कि नहीं आता, कुछ कम आ जाता है। इन मास कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो गया एंड दिस लॉस इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। सारे न्यूक्लियॉन्स के मास को जोड़ के जो आ रहा है एक्चुअल मास उसका उससे कुछ कम आ रहा है, ये लॉस मास डिफेक्ट है। राइट द नेक्स्ट हेडिंग, मास डिफेक्ट। देखिए इसमें प्यारे बच्चों, द डिफरेंस इन सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ ए न्यूक्लियस एंड द ट्रू मास ऑफ न्यूक्लियस is called mass defect of that nucleus. So delta M is equal to mp। अगर एक प्रोटॉन का मास mp हो तो कितने प्रोटॉन है इसमें? Z। और क्या बचे? न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का मास अगर mn है तो कितने न्यूट्रॉन है इसमें? a माइनस जेड। ये हो गए तमाम प्रोटॉन्स एंड तमाम न्यूट्रॉन्स का मासेस कुल मिला के। ये होना चाहिए था, परंतु उसका मास कैपिटल है, न्यूक्लियस ये आ रहा है जो कि इससे यकीनन कम है। माइनस कर दोगे तो मास डिफेक्ट आ जाएगा। जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली प्यारे बच्चों, उसके बाद इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग, बाइंडिंग एनर्जी BE। इस मास के बदले जो एनर्जी क्रिएट हुई प्यारे बच्चों, उस एनर्जी ने इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखा। ये इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स को बैलेंस कर देगी। मान लो मोटे तौर पे ये एनर्जी 100 जूल है। 100 जूल एनर्जी इनको बांधे हुए रखी हुई है। ये 100 जूल ना मिलती तो ये दूर दूर जा चुके थे। अर्थात अब अगर 100 जूल इन्हें बांध के रखी हुई है और हमें दूर दूर ले जाना है तो 100 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। जिसे बंधी हुई उसी को तोड़ना पड़ेगा बस हमें। अर्थात बड़ी सुंदर डेफिनेशन तैयार हो जाती है। क्या कि किसी न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को दूर दूर ले जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट एंड प्लेस एट रेस्ट करने में जो भी हमें एनर्जी देनी पड़े उसी एनर्जी से बंधे हुए थे, वही इनकी बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए। वेरी सिंपल। ओके, राइट द डेफिनेशन एंड लिसन केयरफुली। Binding energy of a nucleus is defined as the energy required to separate its all nucleons and place them at rest infinite distance apart. Okay? BE is equal to BE is equal to डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, यानी जो ये आया इंटू सी स्क्वायर कर दो बस। जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम और इंटू सी स्क्वायर। ओके, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने। और न्यूक्लियॉन्स हैं इतने कितने? ए। तो
एक न्यूक्लियन के हिस्से में कितनी एनर्जी आ रही है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एंड देन इट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नेक्स्ट हेडिंग, पूरा लिख देना वर्ड में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बैग लिख देना इसको, पहले पूरा वर्ड में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ब्रैकेट में ऐसे लिख देना। और it is defined as the energy required to separate one nucleon from a nucleus and placed at rest at infinite distance apart. Okay? It is defined as the energy required to separate, to remove one nucleon from nucleus and place it at rest at infinite distance apart. Okay? ये हो गया। प्यारे बच्चों, मास डिफेक्ट हुआ, बाइंडिंग एनर्जी हुई। इस एनर्जी के कारण इन न्यूक्लियॉन्स पर फोर्स लगा ना, जिन्होंने उनको बांध के रखा। प्यारे बच्चों, ये फोर्स के बारे में हमारी अगली वीडियो आएगी। न्यूक्लियर फोर्सेस, संसार के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। आप हेडिंग डाल देंगे नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्सेस, और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करेंगे। ओके, यहां तक अपडेट करके चलते हैं, जरा सा भी पेंडिंग में छोड़ देना काम को। ओके, बाय।